हेलो एंड वेलकम। माय नेम इज मेवाराम चौधरी और आप सभी का ज्ञान तरंग फॉर्मेट में स्वागत है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे डीपीपी सेकंड। यदि आपने पहले डीपीपी नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लेना, क्योंकि उसके साथ में हमने बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट हैं डीपी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के वो वहाँ पे डिस्कस कर लिए थे। अब यहाँ पे सिंपली प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे। कुछ काम मैंने डीपीपी सेकंड फर्स्ट के अंदर दिया था, जो कि यहाँ पे हम डिस्कस भी करेंगे उन क्वेश्चन को साथ में। तो स्टार्ट करते हैं। और यदि आपको अच्छे क्वेश्चन का ये फॉर्मेट लग रहा हो तो लाइक जरूर कर लेना, और जिनको जरूरत है उन तक आप इसे कंटेंट को पहुंचाएं तो हमें भी अच्छा लगेगा और उन बच्चों की हेल्प हो जाएगी। अब देखो, ये पहला क्वेश्चन है जो आपको पिछली डीपीपी के अंदर होमवर्क में दिया हुआ था। यदि आपने नहीं ट्राई किया तो एक बार जरूर इस क्वेश्चन को देखें, और बाकी तो मैं समझाता ही हूँ। देखो, यहाँ पे पी मैट्रिक्स दे रखा है और हमें क्यू मैट्रिक्स के रिलेटेड एलिमेंट का ये कुछ वैल्यू फाइंड आउट करके उसकी फाइनल वैल्यू निकालनी है। तो हमारा आंसर आ जाएगा यदि हमें क्यू मैट्रिक्स मिल जाए तो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आपके पास में रिजल्ट था, तो मैं यहाँ से देखूँ तो क्यू मैट्रिक्स यानी क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, पी की पावर 50 माइनस आई। यानी हमारा आंसर आएगा, यदि हमें पी की पावर 50 माइनस आई मैट्रिक्स करने में आ जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब आपको p की पावर 50 निकालना है, तो p की पावर 50 ऐसे नहीं निकलेगा। इसके लिए आपको एक पैटर्न पकड़ना पड़ेगा, और अगर एक बार पैटर्न पकड़ लिया तो फिर ये p की पावर 50 तक आप पहुंच सकते हो आसानी से। तो सबसे पहले हम पी स्क्वायर निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, ये जो पी मैट्रिक्स दे रखा है इसको फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे खुद के साथ में। तो 4 1 0 16 4 और 1, फिर यहाँ पे लिखेंगे तो 1 0 0 4 1 0 16 4 और 1। अब देखिए, इनको जब आप सरल सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने में हमारे पास में कितना आएगा, 1 को इसके साथ लेंगे तो 1 फिर 0 0, तो ये 1 ही आएगा। ठीक है, आप देखोगे ये ऊपर जो एलिमेंट 0 दिख रहे हैं तो ये भी 0 आएगा और ये भी 0। सिंपली मैंने मल्टीप्लाई किया है, अब कोशिश करके देख लो यही आएंगे। ठीक है, अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम से आ जाएंगे तो 4 इंटू 1 4 प्लस 4, तो ये 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये 1 आएगा, कितना आएगा, ये 1 आएगा और इधर ये 0 आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम से आ जाएंगे तो 16 प्लस 16 प्लस 16, तो यहाँ पे ये 48 आ जाएगा। फिर देखेंगे तो 0 4 और 4 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, और इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये 1 आ जाएगा। अब देखिए, हमने पी स्क्वायर निकाल दिया। अब पी क्यूब चाहिए मुझे, तो पी क्यूब निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पी स्क्वायर इंटू पी। तो पी स्क्वायर की वैल्यू आपको जो दिख रही है उसको यहाँ लिख लेते हैं, 8 1 0 48 8 और 1, और इसके साथ में पी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 0 4 1 0 16 4 और 1। अब देखो, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 0। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 8 फिर 4, ये 12 आ रहा है। यहाँ पे 1 आएगा, इधर 0, कैलकुलेशन आप चेक कर लो पहले। अब यहाँ पे देखेंगे तो 48 प्लस 32, यहाँ पे देखो 48 प्लस 32 प्लस 16। ठीक है, 48 16। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो ये 12 आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा। अब देखो, अब हमारे पास में ये पैटर्न समझ में आ रहा है, तो इस पैटर्न से आप जाओ तो ये p की पावर 50 तक जा सकते हो। p की पावर 50 निकालना है तो मैं इन तीनों मैट्रिक्स को देखूंगा पहले, p स्क्वायर एंड p क्यूब में। तो देखो, पहली लाइन में 1 0 0 है, तो इधर भी इसी पैटर्न से 1 0 0 ही आएगा। डायगोनल सब में एलिमेंट कितना है, 1 है, तो डायगोनल इसमें भी 1 आएगा। अब आपको जो ले दे के चेंज मिलेगा वो ये एलिमेंट इस जगह पे जो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है और थर्ड रो के फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट में मिलेगा। तो देखो, आप यहाँ से मैं कुछ कलर चेंज करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।
आप पकड़ जाओगे। देखिए इसी जगह पे कितना है, 4 है। फिर पी स्क्वायर निकाला है तो यहाँ पे कितना आया, 8 आया। ठीक है, और पी क्यूब निकाला है, इधर कितना है, 12 आया। तो कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है जो मैंने यहाँ पे पर्पल कलर में हाईलाइट कर रखे हैं। 4 पी में 4 है, पी स्क्वायर में 8 है और पी क्यूब में 12 है। तो ये पी क्यूब में 3 से मल्टीप्लाई हो गया 4, पी स्क्वायर में 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो पी 15 में किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50 इंटू 4। और यहाँ से देखेंगे तो ये सेम एलिमेंट है। देखो यहाँ पे 4 है, फिर इधर 8 है और ये 12 है, सेम आया। तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 50 इंटू 4 आ जाएगा। अब हमारी कैलकुलेशन ले देंगे, यहाँ इस जगह की बच रही है, जो मैंने बॉक्स बना रखा है। ये बॉक्स का पार्ट अगर मुझे मिल जाए तो मेरा काम हो सकता है। अब इस बॉक्स के पार्ट को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पे देखिए सीरीज ऑफ कौन सा एलिमेंट है, A31 की सीरीज देखेंगे। तो पहले सीरीज क्या है, मैं सीरीज की हेल्प के ले रहा हूँ क्योंकि पहले देखेंगे तो 16 है। ठीक है, फिर कितना है, तो आप देखोगे तो 48 है, अगला 48 है। फिर उसके बाद देखेंगे तो कितना है, ये हो गया 48 और ये 96 आ रहा है। कितना आ रहा है, 96 आ रहा है। अब आप आगे चलते जाएंगे तो ऐसे हमारे पास में एक कोई टर्म आएगा, A50 आएगा। क्या आएगा, A50, जो कि यहाँ मिलेगा मुझे। तो इसका नाम मैंने क्या दे दिया, A50 दे दिया है। इतना समझ में आ रहा है। ये मैंने सीरीज की हेल्प इसलिए ली है क्योंकि आप सोचिए जरा, आप अगला प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हो यही से, तो आपको कोई न कोई मेथड की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ऐसा आप सीक्वेंस सीरीज में करते थे, अगर हमें रैंडम कोई नंबर मिलते हैं और उसका पैटर्न अगर समझ में नहीं आ रहा तो उसको सीरीज के फॉर्मेट में लिख दो और उसका एंड टर्म निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसका एंड टर्म निकालना है तो फिर इसी की सीरीज को एक शिफ्ट करके लिखते हैं। ठीक है, एक शिफ्ट करके लिखेंगे तो यहाँ पे A49 और A50 आ जाएगा। इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये सब्ट्रैक्ट करने पे इधर 0 आ जाएगा। ये 16 प्लस 32, ये 48 और ये चलता जाएगा। अच्छा, लास्ट में जो बचेगा वो यहाँ पे A50 माइनस A49 एक टर्म बचेगी और माइनस A50, जिसको आप लेफ्ट में लिखोगे तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A50 के इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 16 प्लस 32 प्लस 48 और ये कितने टर्म हो गई, 50 टर्म। ठीक है, अब आप देखोगे तो ये सीरीज एक AP सीरीज है। क्या है, एक AP सीरीज है और AP का समेशन करना हो तो n/2 इंटू 2A प्लस n-1 और D कितना है, 16। ठीक है, तो इस तरह से आपको पास में क्या आ जाएगा, ये 50 वाली टर्म मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से जो आपको ये लिखने में आया, अब इस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा यहाँ से, तो कितना आएगा, यहाँ से 50 और ये 16 प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 72 और 832, 32 और 7 39, 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 50 गुणा 408, कितना हो जाएगा, 50 गुणा 408। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, 0 पीछे रहेगा, 40 4 और यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं तो 0 पीछे रहेगा, 40 4 और 20। ठीक है, तो ये वाली टर्म आपके पास में क्या निकल के आ जाएगी, एक मिनट अगर आप थोड़ा सा रुके तो। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, ये कैंसिल आउट भी हो जाएगा। तो 50 इंटू 408 यहाँ रख लेते हैं। अब देखो, अब आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्यू चाहिए। तो क्यू की वैल्यू क्या थी, क्यू निकालना है तो p की पावर 50 माइनस आई मैट्रिक्स करेंगे। ठीक है, तो p की पावर 50 तो यही रहेगा माइनस आई मैट्रिक्स करेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 0। ध्यान समझना, जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा
तो ये दोनों 0 0 है, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से देखना क्यू की वैल्यू जो निकल के आएगी 1 ही आएगा, 1 माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0, ये भी 0 और ये 0 आ जाएगा, ये वाला 0 और यहाँ से भी 0 आ जाएगा। ये कितना बचेगा, तो बच्चों से बचेगा 50 इंटू 4, यहाँ पे कितना बचेगा 50 इंटू 408, ठीक है, और यहाँ पे 50 इंटू 4। अब हमको चाहिए क्या था, आपको चाहिए कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अंदर Q31, ठीक है, Q31 प्लस Q32 अपॉन Q21। अच्छा, Q31 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 50 इंटू 408 है, प्लस Q32 की वैल्यू कितनी है 50 इंटू 4 है, अपॉन में Q21 की वैल्यू 50 इंटू 4, तो यहाँ से 50 कट जाएगा और ये आपका हो गया कितना 4012 और डिवाइड बाई 4 करेंगे तो ये 103 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 103। तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन वाइज देखोगे तो आप बहुत सारी चीजें यहाँ से आपको क्लियर हुई होगी सीरीज वगैरह के रिलेटेड, ठीक है, आप कोशिश करना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के अंदर आपको सामने एक डिटरमिनेंट दे रखा है और सामने इसका एक्सपेंशन में x अननोन है, आप पूछ रहे हैं x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये हम उसको x से निकलवा रहे हैं। तो ऐसे जब भी कोई क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारी तरफ से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपको जो लेफ्ट हैंड साइड देख रही है इसको आप एक्सपेंड करिए अपनी तरफ से और जो एक्सपेंशन आएगा उसको गिवन से कंपेयर कर लेंगे, b माइनस सी माइनस ए, यहाँ पे 2b, ये 2c, c माइनस ए माइनस बी। अब ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों ने एनसीईआरटी या आपके स्टेट बोर्ड में भी क्वेश्चन कर रखे होंगे, इसमें हम कोई ना कोई ऑपरेशन लगाते हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ऑपरेशन लगाते हैं, तो इससे क्या होगा, तीनों को ऐड करेंगे तो ऊपर a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, इधर भी ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा और यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ 2b, b माइनस सी माइनस ए, 2b, ये 2c आ जाएगा और यहाँ से 2c और c माइनस ए माइनस बी, राइट। अब आप देखो इसमें से आप चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो, a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं, और जब मैं इनको कॉमन लूंगा तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बाहर आ गया, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी 1 और ये वाला पार्ट भी सॉल्व होकर कितना आ जाएगा 1। ये स्टेप समझ में आ गया। अब 3 1 अगर दिख जाए तो 2 को 0 करते हैं, अब इन दोनों को 0 करेंगे तो हमारे पास में ऑपरेशन क्या लगेगा C2 माइनस C1 और C3 चेंज टू C3 माइनस C1 लगेगा, ठीक है, इस ऑपरेशन लगाने के बाद में तो a प्लस बी प्लस सी यहाँ तक, ठीक है, ये 1 इधर 0 और ये 0 आ जाएगा, ये 2b और 2c। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये 2b सब्ट्रैक्ट होगा तो ये ऐसा बच जाएगा माइनस का a प्लस बी प्लस सी, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस a प्लस बी प्लस। अब जब आप इसका एक्सपेंशन करोगे, इसका जब एक्सपेंशन करेंगे तो फाइनली आपको ये क्या मिलेगा a प्लस बी प्लस सी और अंदर वाला एक्सपेंशन करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड आपके पास में आ गई, ये जो साइड निकल के आ रही है उसको आप कंपेयर करोगे किससे, a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब से। अब यहाँ से ये कटेगा तो 2 टाइम कट जाएगा, अब जो बच रहा है इन दोनों में क्या है, यहाँ पे जो कुछ बच रहा है x प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है और ये यहाँ पे दिख रहा है, देखिए इस वाले पार्ट के इस साइड में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपके लेफ्ट साइड में बच रहा है x a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और राइट साइड में a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर।
तो आपको यहाँ से बताना है कि इसमें x क्या होगा, ठीक है, x से क्या होगा। तो आप ऑप्शन चेक कर लो, ये तो हो ही नहीं सकता भाई, x की जगह ये रख लेंगे तो कितना होगा 3a, 3 टाइम हो जाएगा, 2 टाइम ये और एक पूरा a का ये, तो कंपेयर नहीं कर सकता, ये भी नहीं हो सकता, इसे 0 हो जाएगा, और ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन। तो बस इसमें यही करना था आपको, एक बार सिंप्लीफाई करने के बाद में जो वैल्यू निकल के आ रही उसको गिवन वैल्यू के साथ कंपेयर करना है, राइट। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको एक पॉलिनोमियल की वैल्यू दिख रही है, ये इसे डिटर्मिनेंट के इक्वल टू दे रखी है, जिसमें पी क्यू आर एस कोई कांस्टेंट है, देन वैल्यू ऑफ टी, तो टी की वैल्यू क्या है ये, ठीक है, टी की वैल्यू यहाँ से पूछ रहे हैं। तो टी की वैल्यू निकालनी है, तो बहुत ही इजी तरीके से यहाँ से आप टी की वैल्यू निकाल सकते हो। बताओ कैसे निकालोगे, सोच के बताओ। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी लैम्डा वेरिएबल है, राइट हैंड साइड के अंदर भी लैम्डा वेरिएबल है। तो अगर मैं लैम्डा को 0 पुट कर देता हूँ, क्या करता हूँ, लैम्डा को 0 पुट कर देता हूँ, तो लेफ्ट साइड में तो केवल टी बचेगा, और राइट साइड में क्या बचेगा, 0 -1 3 1 0 -4 -3 4 और 0 बचेगा, नहीं बचेगा। तो देखिए ये ऐसे क्वेश्चन कभी कभार आते हैं, दिखने में ऐसे लगते हैं डरावने से, बट यहाँ से बहुत ही इजी तरीके से आप देख सकते हो। एक्सपेंशन करेंगे तो 0 के साथ 0 + 16 और -+1 के साथ लिखेंगे, तो ये यहाँ से गया ये 0 -12 + 3 के साथ लिखेंगे, तो यहाँ से जाने के बाद 4। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0 एक्सपेंशन के बाद में, तो इसी ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट। अब कभी कभी क्या होगा कि आपको ये s की वैल्यू पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पूछें, हाउ टू फाइंड s, अगर s आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे। तो देखो s निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड एंड पुट लैम्डा इक्वल टू 0। समझ पा रहे हो, अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो इसमें लैम्डा बचेगा, इसमें लैम्डा बचेगा, यहाँ लैम्डा बचेगा, टी खत्म हो जाएगा, और s लैम्डा का डिफरेंशिएशन लैम्डा होगा, किसके डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू लैम्डा, लैम्डा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट साइड में s बच जाएगा। राइट साइड में डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, याद है, डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन करना है तो आपको पहली रो के लॉन्ग डिफरेंशिएट करना है, या तो आप पूरे को एक्सपेंड कर लो, पूरे को एक्सपेंशन कर लो, एक पॉलिनोमियल निकाल दो, या दूसरा तरीका है पहली रो के लॉन्ग डिफरेंशिएट करो प्लस सेकंड रो के लॉन्ग डिफरेंशिएट करो प्लस थर्ड रो को डिफरेंशिएट करो, ऐसे 3 डिटरमिनेंट बन जाएंगे। कितने बनेंगे, 3 डिटरमिनेंट बन जाएंगे, और फिर आपके पास में जो वैल्यू निकल के आएगी उसमें लैम्डा की जगह 0 पुट करना है। तो देखो सोच के देखो थोड़ा सा, मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 4p लैम्डा क्यूब प्लस 3q और ये लैम्डा स्क्वायर 2r लैम्डा प्लस s हो जाएगा। राइट साइड में क्या आएगा, डिफरेंशिएट जब करेंगे तो पहले रो के लॉन्ग डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3 2 लैम्डा प्लस 3, ये 1 और इधर से भी 1। सेकेंड रो को एज इट इज रखेंगे, ठीक है, सेकेंड रो को एज इट इज रखेंगे, फिर लैम्डा -3 लैम्डा प्लस 4 और 3 लैम्डा, इतना ही डिफरेंशिएशन नहीं होगा, प्लस अब फर्स्ट रो को एज इट इज रखो, फर्स्ट रो को एज इट इज रखेंगे और सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 -2 और 1, और थर्ड रो एज इट इज रहेगी, थर्ड रो एज इट इज रहेगी, प्लस प्लस क्या आएगा, अब आपको फर्स्ट रो एज इट इज रखनी है, सेकेंड रो एज इट इज रखनी है, लैम्डा -1 और लैम्डा प्लस 3, सेकेंड रो को एज इट इज रखना है, -2 लैम्डा और लैम्डा -4, और थर्ड रो का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1, यहाँ से 1 और इधर से 3 आ जाएगा, इस तरह से आएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, अब देखो हमको क्या करना था, s निकालना है, तो लैम्डा की जगह अब 0 पुट कर दो। जब लैम्डा को 0 पुट करोगे तो लेफ्ट साइड में आपका s बचेगा,
राइट साइड में 3 डिटर्मिनेंट बचेंगे, ये बचेगा 3 1 1, यहाँ से 1 0 और 1, लेमडा की जगह 0 पुट कर रहा हूँ, -3 4 और 0, ये पहला डिटर्मिनेंट प्लस दूसरा डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा, ये 0 फिर -1 और 3 1 -2 1 -3 4 और 0, ये सेकेंड डिटर्मिनेंट प्लस ऐसे 0 -1 3 1 0 -4 1 1 3, ये 3 डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू निकल के आएगी वही क्या होगा, आपका एस होगा। अब आप इनको एक्सपेंशन से सॉल्व करोगे तो आपके पास में एस की वैल्यू निकल के आएगी। समझ पा रहे हो? ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। तो कहने का मतलब डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं वो, अगर 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है तो आपको फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करना है, प्लस सेकंड रो को डिफरेंशिएट करना है, प्लस थर्ड रो को डिफरेंशिएट करना है, और इस केस से आपको 3 अलग अलग डिफरेंशिएशन से 3 डिटर्मिनेंट मिलेंगे, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब देखिए यहाँ पे P और Q एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के बारे में कह रहे हैं, P क्यूब इक्वल टू Q क्यूब है, ठीक है, P क्यूब इक्वल टू Q क्यूब है, ये हमारा पहला रिलेशन है, और P स्क्वायर Q इक्वल टू Q स्क्वायर P है। तो हमको पूछा है डिटर्मिनेंट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, यानी P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको पता करनी है। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखो सॉल्व करते समय यहाँ पे माइनस लगा देंगे, इधर माइनस लगा दो, तो ये P क्यूब माइनस P स्क्वायर क्यूब, और यहाँ पे Q क्यूब माइनस Q स्क्वायर P। अब इसमें से आप कॉमन लोगे तो P स्क्वायर, तो P माइनस Q आ जाएगा, और इसमें Q स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, Q माइनस P, राइट। अब यहाँ से आप लेफ्ट में अगर लेके आओ, फाइनली हमको P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर चाहिए, तो P माइनस Q, और ये इसको अगर मैं लेफ्ट में लेके आ जाऊं तो ये भी P माइनस Q हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? अब इसमें से P माइनस Q कॉमन ले लें तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू 0। अब सोचिए जरा, एक मैट्रिक्स तो ये है और एक मैट्रिक्स ये है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अगर ए बी इक्वल टू 0 है, क्या ए बी इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये हो सकता है ए 0 हो जाए और बी नॉट इक्वल टू 0, या ऐसा भी हो सकता है ए नॉट इक्वल टू 0 हो और बी 0 हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है ए भी 0 हो और बी भी 0 आ जाए। 3 केस पॉसिबल हो सकते हैं। अब हमको क्या बोला है, P इज नॉट इक्वल टू Q बोला है, तो इसका मतलब एक ही है कि आपका P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 0, 0 का मतलब 0 मैट्रिक्स है, तो 0 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना चाहेंगे तो वो 0 ही आता है। 0 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आता है, 0 आता है। तो बस इतना सा इस क्वेश्चन के अंदर करना था आपको। ये जो गिवन एक्सपेंशन था, गिवन एक्सप्रेशन था, उसको लिख के आपको फाइनली P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की मैट्रिक्स की बारे में जानकारी इकट्ठी करनी थी, ठीक है। तो याद रखें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, और फिर उसके मॉडुलस या डिटर्मिनेंट के स्क्वायर की वैल्यू 25 है, तो इसमें ये अल्फा मॉडुलस कितना होगा। तो देखो बच्चों, पहले तो ये दे रखा है, तो यहाँ से मुझे अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू लिखनी है तो कितनी आ जाएगी, +-5 आ जाएगी। तो हमारे पास में ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मैट्रिक्स है, तो मैं यहाँ से डिटर्मिनेंट ए निकाल सकता हूँ। अब मैट्रिक्स से निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आएगी, तो देखिए 5 के साथ में 5 अल्फा माइनस 0, माइनस का 5 अल्फा लिखेंगे, तो 5 अल्फा की वैल्यू लिखेंगे तो ये 0 माइनस 0 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू लिखेंगे कितना आएगी, 0 माइनस 0, तो ये फाइनली वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 25 अल्फा आ रही। अब आप इसको कंपेयर करो
ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इक्वेशन सेकेंड। तो आप फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं 25 अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 1/5। अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 1/5। तो यहाँ पे मेरे पास में 1/5 तो है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन में ज़्यादा परेशानी थी नहीं, देखते ही आपसे बन जाएगा। अब देखिए आगे, ये क्वेश्चन के अंदर लेट ए बी सी, लेट द नंबर 2, B, C आर इन AP। अच्छा, ये अगर AP में दे रखे तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि 2B इक्वल टू, अगर लिखना चाहूँ तो 2B इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 + C लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, और आपको कॉमन डिफरेंस वाली डेफिनेशन लिखा देंगे। तो और अपन ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो C - B होगा और B - 2 होगा, उसी को अपन कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, लेट उसको मैंने D नाम दे दिया। ध्यान रखिएगा, C - B इज इक्वल टू B - 2 को लिखना चाहूँ तो मैं उसको डिफरेंस के बराबर लिख सकता हूँ। तो अब मुझे बता दो, अगर कभी जरूरत पड़ जाए C - 2 की, इस केस में तो C - 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2D होगी, नहीं होगी। ये इंफॉर्मेशन को आप जज कर पाए क्या, ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ कि हो सकता है मुझे इस क्वेश्चन के अंदर कभी जरूरत पड़ जाए। ठीक है, अब आते हैं हमारे मूल क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखा है, दिख रहा है, और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 2 to 16 है। तो C का इंटरवल क्या होगा, मतलब हमारा डिटर्मिनेंट अगर 2 से 16 के बीच में लाई कर रहा है तो उस केस में एक कांस्टेंट C है, वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, उसको मुझे डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना है, और 3 1 मुझे एक साथ दिख रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, 2 को 0 कर दूंगा। तो 2 को 0 करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये 2 0 करने के लिए मैं क्या ऑपरेशन लगाई है, तो ये ऑपरेशन लगाए C2 sin G2, C2 - C1 और C3 sin G2, C3 - C1। ये ऑपरेशन मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, ये B - 2 आ जाएगा और यहाँ पे C - 2 आ जाएगा। ये 4 यहाँ पे लिखेंगे तो B² - 4 और ये आ जाएगा C² - 4। इतना ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको B - 2 दिख रहा है और C - 2 दिख रहा है, इसके फैक्टर करेंगे तो क्या होंगे, B - 2 एंड B + 2, C - 2 एंड C + 2 हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे। तो आप थोड़ी सी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 0 0 रहने दो, इसको 2 रहने दो। मैं इसकी जगह D रख लेता हूँ, कोई दिक्कत। B - 2 की जगह कितना आ जाएगा, D। अच्छा, C - 2 की जगह कितना आ जाएगा, 2D। C - 2 की जगह कितना आ जाएगा, 2D। आएगा नहीं आएगा। अब यहाँ पे 4 है, B² - 4, B² - 4 है, इसके 2 टुकड़े करेंगे। देखो B² - 4 को मैं फैक्टर में लिखूंगा तो B - 2 एंड B + 2 लिखूंगा, जिसमें B - 2 की वैल्यू क्या रख सकते हैं अपन, D रख सकते हैं। तो D और ये B + 2, राइट। तो मैं यहाँ पे इसको D और B + 2 रखता हूँ। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, C² - 4 है, तो इसके फैक्टर करेंगे तो C - 2 और C + 2। C - 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, C - 2 की वैल्यू हो जाएगी 2D। तो इस जगह पे कितना आ जाएगा, 2D और C + 2। अब देखो इससे थोड़ा सा आसान सा लग रहा है, आसान नहीं लग रहा है कि इसमें कॉमन आ रहा है। D कॉमन यहाँ से आ जाएगा और D यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 2D। तो बाहर हो जाएगा 2D²। अब अंदर क्या हो जाएगा, 1 0 0, यहाँ पे 2 1 और ये 1, यहाँ पे 4, ये B + 2 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, C + 2। ठीक है, अब इसके आप एक्सपेंशन लिखो। तो 2D², जब मैं एक्सपेंशन लिखूंगा तो ये दोनों 0 है, तो सीधा C + 2 - B - 2, ये 2 से 2 कट गया,
तो यहाँ जाएगा 2d² c माइनस बी। अब बताओ c माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? c माइनस बी की वैल्यू तो d है, तो कितना हो जाएगा? 2d³ हो जाएगा। कितना आ जाएगा? डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2d³। मैंने पूरी कैलकुलेशन d के अंदर ही कर दी। अब देखो यहाँ से आप आगे वाला पार्ट, हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है कि हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो किसके बीच में स्थित है या किसके बीच में लाई कर रहा है? 16 से लेके 2 के बीच में। और हमने इसको कैलकुलेट किया तो कितना आ रहा है? वो 2d³ आ रहा है। 2d³ वो 16 से 2 के बीच में है। तो यहाँ से आपका d³ कितना देगा? 1 से 8। और यहाँ से आप d लिखोगे तो ये 2 से 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? d की वैल्यू 2 से 1 आ जाएगी। ठीक है, अब d की वैल्यू 2 से 1 आ गई। हमको चाहिए क्या था? आपको चाहिए c की वैल्यू। तो देखिए यहाँ से आप जानते हो c की वैल्यू चाहिए, तो 2d कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? तो आपका 2d लाई करेगा 2 से लेके 4 तक। अब इसमें से ये जो 2d की वैल्यू है यही तो मेरा c माइनस 2 है। ये 2d की वैल्यू ही क्या है? c माइनस 2 है। या मैं ऐसे कहूँ कि यहाँ से c की वैल्यू क्या है बच्चों बताओ? तो आप कहोगे 2 + 2d है या नहीं? तो इसमें आप 2 एक्स्ट्रा ऐड कर दो। तो आप बताओ 2d + 2 अगर मैं लिखना चाहूँ तो दोनों साइड में कितना ऐड करना पड़ रहा है मुझे? 2 ऐड करना पड़ रहा है। तो 2 ऐड करने पे 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। और इसी की जगह मैं c लिख सकता हूँ। 6 से लेके 4 से लेके 6 के बीच में मेरा क्या रहेगा? c की वैल्यू रहेगी, जो आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है। देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ ना कुछ जजमेंट लेना पड़ेगा अपनी तरफ से, और कुछ ना कुछ जजमेंट ले रहे हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा स्टार्टिंग में कि इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन को मैं इजी से इजी कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, और ये आपको वैरायटी क्वेश्चन करने से ही समझ में आएगा। राइट, तो कोशिश करें ऐसे क्वेश्चन से डील करने की। अब देखिए अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी 3x3 मैट्रिक्स with entry 0 1 2 are there for which sum of diagonal of entry of m transpose m into m is 5। ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। लॉजिकल मतलब इतना अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है जिसकी आपको यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो पता लगेगा। देखिए यहाँ पे मैं m मैट्रिक्स मुझे गिवन नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ a b c d e f g h और i, ये मैट्रिक्स मैंने मान ली। ठीक है, अब यहाँ पे जो 3x3 की मैट्रिक्स की एंट्री है वो 0 1 2 से लेनी है, यानी 0 1 2 की मदद से ये मैट्रिक्स बनाए जा रहे हैं। अब हमको फाइनली डायगोनल के एलिमेंट का सम करना है, पर डायगोनल किसका? m ट्रांसपोज m मैट्रिक्स का। तो पहले मुझे m ट्रांसपोज m मिले तो खरी। तो m ट्रांसपोज m अगर लिखना है तो पहले इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो रो और कॉलम को चेंज कर लेते हैं, a b c d e f और g h i, ठीक है, इंटू m। m लिखेंगे तो a b c d e f g h और i। अब देखो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डायगोनल का सम चाहिए। डायगोनल का सम का मतलब चाहिए आपको a11 प्लस a22 प्लस a33, ये चाहिए। ये कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो आपको सबको मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको इतना लिखना है कि a11 कैसे मिलेगा। तो a11 कैसे मिलेगा? जब पहले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको a11 मिल जाएगा। a22 कैसे मिलेगा? सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और a33 कैसे मिलेगा? जब थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ से आप अगर लिखना चाहो इसको, ठीक है, तो a11 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ तो मुझे। a11 की वैल्यू लिखना चाहें तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस g स्क्वायर आएगा। ऐसे में a22 को लिखना चाहूँ
तो क्या करना पड़ेगा आपको, इस सेकेंड रो और इस सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा, बी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, राइट। और ऐसे A33 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, थर्ड रो और थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, तो सी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर। अब देखें, अब आपको पता है कि ए इक्वेशन को मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, तो A11 की वैल्यू डालेंगे, फिर A22 A33 इन सबको मैं ऐड करूंगा, तो आपको पता है जितने एलिमेंट हैं इन सब के स्क्वायर का एडिशन हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर ई स्क्वायर एफ स्क्वायर जी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 5। कितना समझ में आ गया। अब मुझे इन सब का समेशन 5 चाहिए, और सोचिए जरा इन सब का समेशन 5 कैसे होगा, यानी किसी स्क्वायर का समेशन 5 करना है, तो जिसके अंदर एंट्री क्या है, इसके अंदर एंट्री क्या है, 0 1 2 ही यूज कर सकते हो, यानी मुझे यहाँ पे 0 1 2 की मदद से 5 बनाना है, तो आपको केस बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे, केस। अब सोचिए केस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप केस क्या बना सकते हो, तो केस ये बना सकते हैं कि मुझे 5 कैसे लाएगा, तो 5 तब आ सकता है जब आपने 5 के 5 वन लग दिए, 5 1। अगर इसमें 5 के 5 वन रख लिए तो आपके 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर वन एक क्या हो जाएंगे, आपके 5 आ जाएंगे, 5 1 हो एंड रिमेनिंग 0। अब आपने बोला कि 5 वन होने चाहिए, लेकिन 5 कौन से वन होंगे, तो 9 है हमारे पास में, यहाँ पे देखो कितने टोटल है, 9 है, तो 9 में से 5 को वन करना है, तो मुझे 9 में से 5 सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि मैं वन किसको करना चाह रहा हूँ। भाई आप शुरुआत के 5 को वन कर रहे हो कि बीच के 5 को वन कर रहे हो, कौन से 5 को वन कर रहे हैं, तो कोई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 9 में से 5 को सेलेक्ट करेंगे, तो देखो PNC का क्वेश्चन बन गया 9C5। अब 9C5 को सॉल्व करेंगे तो 9, ठीक है, 9 में से 5 प्लेस सेलेक्ट कर लो, बाकी बचे हुए ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो उनका सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली 5 1 सेलेक्ट करने पड़ेंगे। इनको कैलकुलेट करेंगे तो 9 8 7 6 और 4 3 2 और 1, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब एक इसको सॉल्व करेंगे तो 126 आ जाएगा। ये हमारा पहला केस था। दूसरा केस क्या सोचे, दूसरा केस ये हो सकता है कि आप यहाँ पे 2 1 रख दें, 2 2 रख दें और 1 1 रख दें। भाई आप इसमें से सॉरी 2 1 नहीं रखने, 1 1 2 रखना है, 1 2 रख दें और 1 1 रख दें, ठीक है। कैसे, 1 2 रख दिया तो 2 का स्क्वायर 4 और फिर आपको 1 चाहिए ताकि एडिशन कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो एलिमेंट 1 सेलेक्ट करना है और एक एलिमेंट 2 सेलेक्ट करना पड़ेगा, एक एलिमेंट 1 सेलेक्ट करना पड़ेगा, एक एलिमेंट 2 सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये मैंने जो 2 एलिमेंट लिए, ये 2 एलिमेंट मतलब एक तो मैंने 1 ले लिया और एक 1, एक तो 2 ले लिया और एक 1 ले लिया, और वो मैं यहाँ पे रेंडमली रख लेता हूँ, जैसे यहाँ रख लिया, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 0 रख लें और ये 1 का स्क्वायर, तो ये एडिशन करके कितना आ जाएगा, 5 तो आ ही जाएगा। लेकिन मुझे पता नहीं कि मैंने किस जगह पे रखा है, यानी यहाँ पे सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा कि मुझे 1 किसको देना है और 2 किसको देना है। तो मेरे पास में ये 2 एलिमेंट है और कितने अवेलेबल पोजीशन है, 9। तो मैं क्या करूंगा, 9 में से 2 पोजीशन सेलेक्ट करूंगा और इनको 2 को आपस में इंटरसेक्ट भी तो कर सकते हैं। भाई 2 पोजीशन सेलेक्ट करी तो पहली पोजीशन पे 1 रख रहे हैं तो दूसरे पे 2 आ जाए, या पहले पे 2 रख लिया तो दूसरे पे 1 आ जाएगा, तो 9C2 इंटू 2 हो जाएगा, तो 9 इंटू 7, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 63। अब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको ये 9 इंटू 7 और इन दोनों को ऐड करेंगे, केस हो रहे हैं और केस में ऐड होते हैं, तो 9 8 और 189 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 189। अगर कोई गलती नहीं हुई तो ओ शिट, मैंने यहाँ पे 7 क्यों लिखा भाई, आपने बताया भी नहीं। कितना आएगा यहाँ पे, 8 आएगा, क्या आएगा 8।
तो ये वाली कैलकुलेशन कितनी हो जाएगी बताओ तो, 72। अब आप दोनों केस को ऐड करेंगे, दोनों केस को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 198 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 198। तो ये ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सोचिए जरा, यहाँ पे केस बनाने के बाद में उसका अरेंजमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको 1 और 2 को अरेंज भी तो करना पड़ सकता है एक बार पोजीशन सेलेक्ट करने पर। ठीक है, चलेंगे। ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। अब इसमें ये 8 जनवरी 2020 का क्वेश्चन है, जिसके अंदर पिछला लॉजिक ये डायगोनल एलिमेंट का सम कितना है, 3 है। तो आपको पता है डायगोनल का जो सम निकल के आता है, अगर हमने ऐसे मान लिया है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी एफ जी एच और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 3 है। अब हमको -1, 0 और 1 की मदद से इनकी कैलकुलेशन करनी है, -1, 0 और 1 की। तो फिर आपके यहाँ पे केस बनेंगे। ठीक है, अब केस बनाओगे तो आप सोचो जरा केस क्या बन सकते हैं भाई। 3 समेशन तभी आ सकता है जब आपके पास में स्क्वायर का समेशन 1 आ जाए, 3 बार 1 आ जाए, और 3 बार 1 लाना है तो मैं क्या कह सकता हूँ, 3 बार 1 मेरा तभी आ सकता है जब मेरे पास में 3 1 आ जाए। ठीक है, या ऐसा हो सकता है 1 1 आ जाए और 2 -1 आ जाए। ठीक है, या अच्छा 3 तो 1 आ जाए, या ऐसा होता है कि 1 1 हो और 2 -1 हो जाए। अब उनको आपको ये केस सेकंड में लेना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा केस ऐसा हो सकता है कि आपके पास में 1 1 हो, दूसरा भी 1 हो और तीसरा -1 हो, तब भी आपका समेशन कितना आएगा, 1 आ जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा। और केस 4 क्या हो सकता है, जब आपके तीनों के तीनों माइनस में आ जाए, तब भी उनका समेशन का स्क्वायर जब स्क्वायर करेंगे फिर ऐड करेंगे तो 3 तो आएगा नहीं आएगा। तो इस तरह से आपको ये इतने केस पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, 1 1 भी हो सकता है, 1 -1 और 1 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में एलिमेंट है -1 0 और 1 है। अब ये आपने लिख लिए केस, तो आप उनका अरेंजमेंट भी तो करोगे, अरेंजमेंट करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे अरेंजमेंट। तो आपको यहाँ पे कितने प्लेस दिख रहे हैं, 9। अब 9 में से हम कोई भी 3 को पकड़ेंगे और उनकी वैल्यू क्या कर देंगे, 9 में से कोई भी 3 को पकड़ेंगे और उनकी वैल्यू 1 कर देंगे। अब उनका अरेंजमेंट तो कितने तरीके से, एक ही तरीके से हो सकता है। अब इसकी बात करेंगे तो फिर हम 9 में से कोई 3 प्लेस पकड़ेंगे और उनकी वैल्यू 1 -1 और -1 रख लेंगे। फिर उनका अरेंजमेंट भी होगा कि आपने 3 जो प्लेस लिए उसमें पहला वाला 1 रखा है तो बाकी के 2 -1 होंगे, और फिर बीच के भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अरेंजमेंट करेंगे तो इसी पर्टिकुलर का अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकता है बताओ। इस पर्टिकुलर को अरेंजमेंट कर सकता हूँ मैं 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल तरीके से। अब इसको भी इतने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 9 सी तरीके से, तो उनकी पोजीशन सेलेक्ट कर जाएगी। और ये आपके 1 1 और -1 है, इनकी मुझे अरेंज करना है तो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल आएगा। और इसको देखेंगे तो 9 से 3 और ये भी 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाए, यानी ये एक ही तरीके से अरेंज होगा। अब इसके आपको कैलकुलेशन करनी है, तो ऐसा सोचिए 9 से 3 तो सब में ही साथ में 1 आ रहा है, फिर ये 3 आ रहा है, फिर 3 और ये 1 आ रहा है। ठीक, 9 से 3 कैलकुलेशन 9 8 7 और ये 3 2 और ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब यहाँ से मैं कैलकुलेशन करूंगा तो ये 4 और ये 3। अब मेरी कैलकुलेशन ये अब 56 और कितना हो रहा है, 12। अब आपको सॉल्व करना है तो 12 छके 72, 12 पंजे 60 और 60 67, तो 672 ये आपको यहाँ से दिख रहा होगा। तो आप थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड बढ़ाइए कि आपके सामने जो क्वेश्चन आ सकते हैं जेईई मेंस के अंदर, वो जरूरी नहीं है कि केवल और केवल बाय ये मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में मिले, इसके साथ में वो पीएनसी का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे केस के साथ में ये अरेंजमेंट भी होगा, इस बात का ध्यान रखें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक डिटरमिनेंट दे रखा है, उसकी वैल्यू बोला है a प्लस बी एक्स इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वायर, देन ऑर्डर पेयर ए एंड बी क्या होगा। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इजीएस्ट ऐसे कि इसकी वैल्यू खुद आप निकालिए, यानी एक्सपेंशन करना है उसका। तो आप डायरेक्टली एक्सपेंशन मत करिए, प्रॉपर्टी लगा के इसको एक्सपेंड करिए। तो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आप ऐसे करिए R1
चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दो। इससे क्या होगा, देखिए जब मैं तीनों को ऐड कर लूंगा तो यहाँ पे 5x प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5x प्लस 4 और इधर भी 5x प्लस 4, ये 2x, x माइनस 4 और यहाँ पे 2x, ये 2x, 2x और x माइनस 4 इक्वल टू a प्लस बी एक्स और ये x माइनस ए का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसमें ये जो मैंने प्रॉपर्टी या लगाई थी, इसका फायदा ये हुआ कि पहली रो के अंदर मुझे सारे एलिमेंट एक जैसे दिख रहे हैं। क्या दिख रहा है, 5x प्लस 4 दिख रहा है। अब मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर 1 1 और 1, ये 2x, इधर x माइनस 4 और इधर 2x, यहाँ पे 2x है, ये 2x है और इधर x माइनस 4। राइट साइड को मत छेड़ो आप, राइट साइड जैसी है वैसी रहने दो, और x माइनस ए का स्क्वायर। अब देखिए 3 1 दिखना अपने आप में एक आपके लिए कैलकुलेशन को आसान करने की ही बात है। तो हम क्या करते हैं, 2 को 0 कर देते हैं। ये काम आप बहुत जगह कर चुके हो। तो 2 को 0 करेंगे तो ये 1, इधर 0 और यहाँ पे 0। अब 2 को 0 कैसे करेंगे ये आपको यहाँ से समझ में आ रहा है। मैं C2 माइनस C1 कर रहा हूँ। अब C2 माइनस C1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 4 और ये 0, ये 2x वही रहेगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी हो जाएगा माइनस x प्लस 4। कितना हो जाएगा, माइनस x प्लस 4 जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा। यहाँ तक ठीक है। अब आप इसका एक्सपेंशन करिए। जब मैं एक्सपेंशन करूंगा तो 5x प्लस 4 तो ठीक है, 5x प्लस 4 तो ठीक है। ये साथ वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगी। क्या जाएगी, x प्लस 4 का स्क्वायर निकल के आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से आपको गिवन रिजल्ट के साथ कंपेयर करना है। तो कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी एक्स और ये है आपका x माइनस ए का स्क्वायर। तो कंपेयर करने पे देखिए ये 5x प्लस 4 स्क्वायर को स्क्वायर साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू तो आपको नजर आनी चाहिए, कितनी, माइनस का 4 है। a की वैल्यू कितनी, अब देखिए x का कोफिशिएंट कितना है, 5 है, तो b की वैल्यू कितनी है, 5। x का कोफिशिएंट 5 दिख रहा है, तो इस तरह से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू -4 और b की वैल्यू 5, a की वैल्यू -4 और b की वैल्यू 5, इन सी ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, छोटी सी गलती से गलत भी हो सकता है, आपको परफेक्टली इस क्वेश्चन को देखना है और कैलकुलेशन करनी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, लेट a एंड b टू इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इन्वर्टिबल है। अब बोला है डिटरमिनेंट इसका दे रखा है 8 है। डिटरमिनेंट का मतलब ए बी और ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट 8 है। अब ऐसे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में और डिटरमिनेंट दे रखा है तो आप अलग अलग लिख दो, डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट बी और ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। ठीक है, 8। अच्छा, आप में से कितने लोगों को बताए कि अगर मुझे ए डिटरमिनेंट मतलब ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लेना है तो वो ए के इक्वल टू होगा। भाई आप अगर उसका ट्रांसपोज ले लोगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये आपकी पहली प्रॉपर्टी होती है जब आप डिटरमिनेंट पढ़ते हो। तो यहाँ से अपन ये लिखने की स्थिति में तो बहुत ही आसानी से आ जाएंगे कि डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर इंटू डिटरमिनेंट बी इक्वल टू 8, ये इक्वेशन फर्स्ट। साथ में एंड क्या दे रखा है आपको, ए बी का इनवर्स का डिटरमिनेंट कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। तो इसको मैं अलग अलग लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, डिटरमिनेंट ए और बी इनवर्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू 8। अब इसको फिर से अगर लिखोगे तो ये 1/b का डिटरमिनेंट हो जाएगा। इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ से आपके पास में क्या निकल के आ रहा है, डिटरमिनेंट बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए बाई 8। अब इसको आपको यहाँ पे पुट करके फाइनली एक रिलेशन निकालना है जिससे क्या आ जाए, आपके पास में वैल्यू निकल के आ जाए।
देखो यहाँ पे इसको रखेंगे तो कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट ए क्यूब इज इक्वल टू 8864 यानी 4⁻3। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। अब डिटरमिनेंट ए 4 आ गया तो डिटरमिनेंट बी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 रखेंगे तो ये 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2। इंडिविजुअली हमने दोनों को निकाल लिया है। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। हमसे पूछ रहे हैं बी ए इनवर्स और बी ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट अलग अलग लिखेंगे। तो बी का डिटरमिनेंट, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट और बी ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। अब बी डिटरमिनेंट वही रहेगा 1/a का डिटरमिनेंट और बी, अब बी का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लिखेंगे तो डिटरमिनेंट बी ही होगा। अब ये वाली कैलकुलेशन आपका होगा तो डिटरमिनेंट बी का स्क्वायर अपॉन डिटरमिनेंट ए। अब बताओ डिटरमिनेंट बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो ये आपके पास में आ जाएगा 1/16। कितना आ जाएगा, 1/16। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर चलते जाइए और आप फाइनली आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक। तो आज की इस डीबीपी का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपकी जेई 2016 में पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इतना बोला है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हमें इसे कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से यहाँ तक ये फाइंड गिवन रिलेशन 3k इक्वल टू है, देन k की वैल्यू इन टर्म ऑफ z निकालनी है, ठीक है। तो आपको यहाँ से एक रिलेशन दे रखा है, ये हमारी कोई इनकी हेल्प करेगा। अब बताओ अगर मैं ऐसे z लिखना चाहूँ तो आप इतना तो कह सकते हो √3 आयोटा होगा। अब यहाँ से आप बताओ मुझे, इसको अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ ओमेगा की वैल्यू तो कितनी आ रही है, z-1/2 आ रही है, z-1/2, ठीक है ना। तो अब ओमेगा क्या हो जाएगा, z की जगह रख दिया मैंने √3 आयोटा -1/2। इसको थोड़ा सा परफेक्ट लिखने की कोशिश करो, -1 और √3 आयोटा/2। तो बताओ ये क्या है आपका, अब ये ओमेगा ये क्या है, क्यूब रूट है। स्टार्टिंग में क्यूब रूट कहीं नहीं दे रखा था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये याद है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो इसका मतलब ये है कि आपका ओमेगा क्यूब 1 होगा। इसका मतलब क्या है, ओमेगा क्यूब 1 होगा एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा। देखो स्टार्टिंग क्वेश्चन में ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा, मेंशन कर रखा है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, लेकिन हमने जैसे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया तो हमको पता लग गया कि ये ओमेगा वही है जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का ओमेगा होता है। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का पता लगते हैं हमने ये पता लगा लिया कि ओमेगा क्यूब तो 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0। अब इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, तो देखिए इसमें से अगर माइनस कॉमन ले ले तो ऐसा कर सकते हैं। तो एक मिनट, ठीक है, ये यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, इस डिटरमिनेंट के अंदर ये जो हायर ऑर्डर ओमेगा है उसको रिप्लेस करना चाहूँगा। तो 1 और 1 है, यहाँ पे 1 है। अब बताओ माइनस कॉमन लेने के बाद बचेगा तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, और ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू माइनस ओमेगा होगी, कितनी होगी, तो यहाँ पे मैं माइनस ओमेगा और माइनस पहले से है तो प्लस का ओमेगा आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस का ओमेगा आ जाएगा, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, फिर ये ओमेगा स्क्वायर। अच्छा ओमेगा 7 कितना हो जाएगा बताओ, तो ओमेगा 7 की वैल्यू ओमेगा होगी, क्योंकि ओमेगा 6 तो 1 है, तो ओमेगा 7 कितना हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू 3k। अब बच्चों देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी के पीछे मत पड़ना, अब डायरेक्टली एक्सपेंशन कर दो। तो ये ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 4 -1, यहाँ पे ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर 1 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इक्वल टू कितना है, 3k, ठीक है। अब आप कैलकुलेशन करोगे तो ये ओमेगा स्क्वायर फिर ओमेगा की पावर 4 आ रहा है, तो मैं इसकी जगह ओमेगा लिख दूं, कोई आपत्ति, ठीक है। ब्रैकेट भी खोलते जाना साथ में, प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इक्वल टू 3k। अब देखिए
इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम। ओमेगा ओमेगा ये भी कितनी बार आ रहा है, 3। तो मैं कॉमन ले लिया 3, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इक्वल टू 3k। यहाँ तक ठीक है। अब आप यहाँ तक पहुंच चुके हो, ठीक है, यहाँ तक अपन पहुंच चुके हैं। तो अब मुझे फाइनली k की वैल्यू बतानी है, इन टर्म ऑफ किसमें बतानी है, z या उसके टर्म में बतानी है। तो मैं यहाँ पे आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो z है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ओमेगा पे। अभी हम किस पे चल रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर पे। तो अब मुझे बताओ ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या रख सकता हूँ, बताओ ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं, -1 माइनस ओमेगा रख सकते हैं। तो इसी जगह पे माइनस ओमेगा -1 माइनस ओमेगा इक्वल टू k। अब देखो, अब मुझे k की वैल्यू निकालनी है, तो उसमें से अगर माइनस कॉमन ले लो तो ये 2 ओमेगा प्लस 1 हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर माइनस कॉमन ले लें तो 2 ओमेगा प्लस 1, और ये 2 ओमेगा प्लस 1 क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मुझे कितना दे रखा है, जेड के इक्वल टू दे रखा है। तो आपकी k की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस जेड के इक्वल टू आ रही है। k की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस जेड के इक्वल टू आ रही है, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है। इसमें दिख रहा है, डी ऑप्शन में यहाँ से दिख रहा था। तो हमने जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, एक से बढ़ के एक थे, जिसमें स्पेशली आपको बेसिक आइडिया ध्यान में रखना है और फिर कैलकुलेशन भी परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। होपफुली ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी जो आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, और इन क्वेश्चन के थ्रू आप अपना कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर सकते हो। आपको आइडिया रहेगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, स्पेशली ये वाला दिख रहा है आपको, डायगोनल के समेशन की वैल्यू 3 के इक्वल टू दे रखी थी। ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन माने जाते हैं, और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब फिर आपसे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी एग्जाम में सॉल्व हो जाएंगे। तो उनको जरूर करिए। आपको एक क्वेश्चन और मैं दिखाता हूँ जो अच्छा था। देखिए यहाँ पे जस्ट मैं आ रहा हूँ। हाँ, एक ये वाला क्वेश्चन था जिसका आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, जिसमें मैंने आपको एस की वैल्यू निकालने का कॉन्सेप्ट समझाया था कि आप डिफरेंशिएट करिए और फिर लैम्डा की जगह 0 रख देना। तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं डिटरमिनेंट का, वो कॉन्सेप्ट ध्यान रहेगा तो ये क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हो। और आज की क्लास का हमारा सबसे पहला वाला क्वेश्चन, वो तो वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन था, जिसके अंदर हमने ये p की पावर 50 निकाला था। अब ऐसा ही क्वेश्चन जेईई मेंस ने पूछा था, बट p15 की जगह उन्होंने p की पावर 5 की मदद ली थी। तो p की पावर 5 तक आपको जाने के लिए ऐसा नहीं कि सारी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, आपको पैटर्न पकड़ में आना चाहिए। और पैटर्न अगर एक बार आपने समझ लिया तो फिर क्वेश्चन आप कर सकते हो, कितनी भी पावर आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगली डीपीपी के अंदर फिर मैं कुछ क्वालिटी क्वेश्चन लेके आऊंगा, और जो पिछले साल एनटीए की सीरीज चलाई थी उसमें भी कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उनको शामिल कर दें। देखो पहली डीपीपी और दूसरी डीपीपी में हमने वो कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किए जिसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात होती थी। आपको कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखे होते और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते थे, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो स्पेशली अपन नेक्स्ट डीपीपी के अंदर वही बात डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।